हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हम भूगोल के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, अगर आप बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमने इस वीडियो में भूगोल के जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं सभी को कवर किया है। तो फ्रेंड्स, अगर आप चाहे प्राइमरी के लिए तैयारी कर रहे हो या 6 to 8 के लिए कर रहे हो या 9 to 12 के लिए कर रहे हो, सभी क्लास के लिए यह वीडियो इम्पॉर्टेंट है, तो इसको आप लास्ट तक देखिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका है कि संसार का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? एंजिल जलप्रपात है, जोग जलप्रपात है, कि इग्वाजू जलप्रपात है, कि दूध सागर जलप्रपात है? तो देखिए, इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा वह हो जाएगा एंजिल जलप्रपात। जी हाँ दोस्तों, संसार का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है वह एंजिल जलप्रपात है। तो इसको आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्लस प्रश्न है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आपका है कि यूरोप की सर्वोच्च चोटी कहाँ स्थित है? माउंट एल्बर्ट में, माउंट मैकिनले में, कि माउंट एल्ब्रुस में, कि माउंट एकांगुआ में? तो देखिए, अगर हम बात करें यूरोप की सबसे ऊंची चोटी की, तो वह आपका कहाँ पर है? तो वह आपका माउंट एल्ब्रुस में है। जी हाँ दोस्तों, यह माउंट एल्ब्रुस में है, जो कि आपका माउंट एल्ब्रुस कहाँ पर पड़ता है? यह आपका यूरोप में पड़ता है। और यूरोप में जो काकेकस पर्वतमाला है उसमें आपका माउंट एल्ब्रुस स्थित है। तो इसको आप याद रखिएगा दोस्तों। हमने जो है कि भूगोल में जो आपका भारत के बाहर का भूगोल, विश्व का भूगोल है, उससे भी प्रश्नों को लिया है, साथ ही में भारत से भी प्रश्नों को लिया है। तो आप इसमें सभी प्रश्नों को हमने लिया है, तो ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न है कि द्वीपीय महाद्वीप का उदाहरण है जापान, उत्तरी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कि मालदीव? तो देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें द्वीपीय महाद्वीप की, तो जो आपका ऑस्ट्रेलिया है इसको हम लोग द्वीपीय महाद्वीप कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया को द्वीपीय महाद्वीप कहते हैं। और यह जो है कि आपका एक ही पूरा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया ही है ऐसा, जिसको कि द्वीपीय महाद्वीप कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? ऑस्ट्रेलिया के पूर्व उत्तर में, कि ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पूर्व में, कि ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम में, कि न्यूजीलैंड में? तो देखिए फ्रेंड्स, अगर हम ग्रेट बैरियर रीफ के बारे में बात करें तो यह आपका स्थित जो है वह ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में है। जी हाँ दोस्तों, ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों, यह जो प्रश्न है आपका ग्रेट बैरियर रीफ, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आपके एग्जामों में पूछा गया है, तो इसको आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न चलिए देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि प्यासी भूमि का महादेश किसे कहा जाता है? तो प्यासी भूमि का महादेश किसको कहते हैं? यूरोप को, ऑस्ट्रेलिया को, एशिया को, कि उत्तरी अमेरिका को? तो देखिए, अगर हम बात करें प्यासी भूमि का महादेश जो कहा जाता है वह आपका कहा जाता है ऑस्ट्रेलिया को। जी हाँ दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया में पानी की कमी पाई जाती है, तो उसको जो है कि प्यासी भूमि का प्रदेश भी कहते हैं। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका देखिए, यह महासागर से आ गया कि मारियाना गर्त किस महासागर में स्थित है? हिंद महासागर में है, अंटार्कटिक महासागर में है, प्रशांत महासागर में है, कि आर्कटिक महासागर में है? तो देखिए, अगर हम बात करें मारियाना गर्त की, तो यह जो आपका स्थित है वह प्रशांत महासागर में है। जी हाँ दोस्तों, सी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से क्लिक करके इसका पीडीएफ टेलीग्राम पर जाकर प्राप्त कर सकते हैं। और दोस्तों, टेलीग्राम पर हम जो है कि डेली क्विज भी कराते हैं, तो अगर आप अपनी एक अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तब भी हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर जो है कि रात में हम क्विज चलाते हैं, तो आप भी पार्टिसिपेट करना चाहें तो कर सकते हैं। यह वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत देश कहाँ अवस्थित है? एशिया महाद्वीप के दक्षिणी भाग में, एशिया महाद्वीप के पूर्वी भाग में, एशिया महाद्वीप के उत्तरी भाग में, कि एशिया महाद्वीप के पश्चिमी भाग में? तो देखिए, अगर हम बात करें कि जो आपका भारत देश स्थित है वह आपका कहाँ स्थित है, तो वह आपका जो स्थित है वह एशिया महाद्वीप के दक्षिणी भाग में स्थित है।
तो इसको आप याद रखिएगा। ये वाला जो ऑप्शन है वो आपका सही हो जाएगा। एशिया महाद्वीप के दक्षिणी भाग में भारत स्थित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? इंदिरा कॉल है, इंदिरा पॉइंट है, द्वारिका है कि जामनगर है? तो देखिए, अगर हम बात करें भारत का दक्षिणतम बिंदु का, तो वह आपका क्या है? वह आपका इंदिरा पॉइंट है। जी हाँ दोस्तों, इसको याद रखिएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, बहुत बार आपके एग्ज़ाम में पूछा गया है और बीपीएससी का तो यह तो फेवरेट प्रश्न है, तो इसलिए जो है कि आप इसको ज़रूर याद रखिएगा। इंदिरा पॉइंट जो है कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है, इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि भारत में कौन सी नदी भ्रंश घाटी से प्रवाहित होती है? नर्मदा नदी है, गंगा नदी है, गोदावरी नदी है कि महानदी है? तो देखिए, अगर हम बात करें कि ऐसी कौन सी नदी है जो कि आपकी भ्रंश घाटी से प्रभावित होती है, तो वह आपकी नर्मदा नदी है। जी हाँ दोस्तों, नर्मदा नदी भी आपकी भ्रंश घाटी से प्रभावित होती है। साथ में एक नदी और है, वह आपकी ताप्ती नदी है जो कि भ्रंश घाटी से पश्चिम दिशा की ओर प्रवाहित होती है और उसके बाद वह जाकर के अरब सागर में मिल जाती है। तो इसको याद रखिएगा। और यह जो नर्मदा नदी है आपकी, यह कहाँ से निकलती है? तो नर्मदा नदी आपकी अमरकंटक से निकलती है और जो आपकी सोन नदी है वह भी आपकी वहीं से निकलती है। सोन नदी तो आपकी बिहार की एक प्रमुख नदी है, इसको भी आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि मालाबार तट किसे कहा जाता है? केरल के पश्चिमी तटीय क्षेत्र को, कि तमिलनाडु के पूर्वी तटीय क्षेत्र को, ओडिशा के पूर्वी तटीय क्षेत्र को, कि गुजरात से गोवा तक के तटीय क्षेत्र को? तो देखिए, अगर हम मालाबार तट की बात करें तो जो आपका केरल का पश्चिमी तट क्षेत्र है उसको हम लोग मालाबार तट क्षेत्र कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसे जो मैप होता है वह जो महाराष्ट्र के नीचे गोवा साइड का इलाका होता है, उसके नीचे जो केरल है वहाँ तक जो है कि मालाबार तट क्षेत्र होता है, उसको आप याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, मालाबार तट से आपके प्रश्न हर बार लगभग पूछे जाते हैं, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि नीलगिरी की सर्वोच्चतम चोटी कौन सी है? कार्डमम है, अनाईमुड़ी है, दोदा बेट्टा है कि महाबलेश्वर है? तो देखिए, अगर हम बात करें नीलगिरी पहाड़ी की, तो इसकी जो सबसे सर्वोत्तम चोटी है वह आपका दोदा बेट्टा है। जी हाँ दोस्तों, दोदा बेट्टा जो है वह नीलगिरी की सर्वोच्चतम चोटी है, तो इसको याद रखिएगा। इम्पॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों यह भी है, यह भी आपके बीपीएससी जो प्रीलिम्स का पेपर हुआ उसमें बहुत बार पूछा गया है, तो हो सकता हो कि आपके टीचर भर्ती वाले एग्जाम में भी पूछ लिया जाए, तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है। अगला प्रश्न आप देखिए कि दक्षिण भारत की सर्वोत्तम चोटी कौन सी है? अनाईमुड़ी है, नंदा देवी है, दोदा बेट्टा है कि पारसनाथ है? तो देखिए, दक्षिण भारत की अगर सर्वोच्चतम चोटी कहेगा तो वह आपकी अनाईमुड़ी हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, अनाईमुड़ी जो है वह दक्षिण भारत की सर्वोच्चतम चोटी है, तो इसको आप याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न यह भी है दोस्तों हमने इस वीडियो में सिर्फ इंपॉर्टेंट प्रश्नों को लिया है जो कि आपके एग्जाम में रिपीट होते हैं, सिर्फ उन्हीं प्रश्नों को लिया है। तो कोई भी प्रश्न आप मिस मत करिएगा, सभी प्रश्नों को अच्छे से देखिएगा। और दूसरी चीज़ यह भी करिएगा कि अगर आप जो है कि एक बार वीडियो को देख लें तो 2-3 बार रिपीट करके देख लीजिएगा, क्योंकि अगर आप 2-3 बार रिपीट करके देख लेंगे तो आपको चीज़ें भूलेंगी नहीं। और दोस्तों पीडीएफ जरूर डाउनलोड करिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का मिलेगा, क्योंकि अगर आपके पास पीडीएफ रहेगा तो आप 1 मिनट 2 मिनट में उसको अच्छे से पढ़ भी सकते हैं, तो उस तरह से भी याद रहेगा। अगला प्रश्न है कि काकाकोरम पर्वत श्रेणियाँ अवस्थित हैं? लद्दाख एवं पीर पंजाल के मध्य, पीर पंजाल एवं शिवालिक के मध्य, जास्कर एवं शिवालिक के मध्य, पामीर का पठार एवं सिंधु नदी के मध्य? तो देखिए, अगर हम काकाकोरम पर्वत श्रेणी की बात करें तो यह जो आपका स्थित है वह पामीर का पठार एवं शुद्ध सिंधु नदी के पास में स्थित है। जी हाँ दोस्तों, पामीर का पठार जो है और जो सिंधु नदी है उसके बीच में आपका काकाकोरम पर्वत श्रेणियाँ स्थित हैं, तो इसको याद रखिएगा, यह भी आपका इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न है कि कौन सी पर्वत श्रृंखला नवीन वर्लित पर्वत का उदाहरण नहीं है? हिमालय पर्वतमाला, आल्प्स पर्वतमाला, एंडीज पर्वतमाला, विंध्याचल पर्वतमाला?
तो देखिए यहाँ पर जो आपका ऑप्शन दिया गया है इसमें से कौन सा आपका नहीं है, तो इसमें से अगर हम बात करें तो वह आपका विंध्याचल नहीं है। जी हाँ दोस्तों, इसके अलावा जो हिमालय पर्वतमाला है, आल्पस पर्वतमाला है या इंडीज पर्वतमाला है, या आपके जो है कि वलित पर्वत है, और विंध्याचल पर्वत जो है यह जो है कि आपका वलित पर्वत नहीं है। तो इसको आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि ब्रह्मपुत्र नदी भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम प्रवेश करती है? असम में, सिक्किम में, अरुणाचल प्रदेश में कि त्रिपुरा में? तो देखिए जो ब्रह्मपुत्र नदी है यह आपका कहाँ पर प्रवेश करती है? तो यह आपका कहाँ पर प्रवेश करती है? तो यह आपका अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। जी हाँ दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश में आपका जो है ब्रह्मपुत्र नदी प्रवेश करती है। यह पूर्व दिशा से होकर बहकर आती है और यहाँ पर जो है कि तीव्र मोड़ के साथ भारत में प्रवेश करती है। अगला प्रश्न चलिए देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि किस नदी को बिहार का शोक नदी कहा जाता है? जी हाँ दोस्तों, यह प्रश्न तो आपको आ ही रहा होगा, इसलिए हम कह रहे हैं सबसे पहले आप इसका कमेंट करिए कि इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से कमेंट करिए, तब हम इसका आंसर बता रहे हैं। चलिए तब तक विकल्प पढ़ते हैं। गंडक है कि कोसी है कि गंगा है कि दामोदर है? तो दोस्तों देखिए, अगर हम बिहार के शोक नदी की बात करें तो वह आपका कोसी नदी है। जी हाँ दोस्तों, कोसी नदी को बिहार का शोक नदी कहते हैं और कोसी नदी बिहार में सबसे ज़्यादा अपने पद को बदलती है, तो इसको भी याद रखिएगा। कभी कभी पूछा जाता है कि बिहार की कौन नदी सबसे ज़्यादा अपने मार्ग को बदलती है, तो वह आपकी कोसी नदी है और कोसी नदी द्वारा ही बिहार में हर साल जो है भयंकर बाढ़ आती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि कयाल किसे कहते हैं? मालाबार तट पर नदियों पर बालू के जमाव से निर्मित लैगून को, कि गंगा के मैदानी भाग के क्षेत्र को, कि तराई हिमालय से निर्मित दून क्षेत्र को, कि इनमें से कोई नहीं? तो देखिए, अगर हम इसमें से बात करें तो जो कयाल आपका होता है वह मालाबार तट पर नदियों पर बालू से जो जमाव से जो निर्मित लैगून होता है उसको ही हम लोग कयाल बोलते हैं। तो यह ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। कयाल कहाँ पर बनता है? आपका मालाबार तट पर बनता है, जो कि नदियों द्वारा जो बालू लाया जाता है उससे क्या होता है कि वहाँ पर जमा हो जाता है किनारों पर और उसके बाद कुछ मतलब आकृति जैसा बन जाता है, तो उसी को हम लोग कयाल बोलते हैं। इसको याद रखिएगा दोस्तों, यही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी वाली झील कौन सी है? पुलिकट झील है, चिल्का झील है, वुलर झील है, कोलूर झील है? तो देखिए फ्रेंड्स, अगर इस क्वेश्चन की हम बात करें कि सबसे खारे पानी वाली झील कौन सी है, तो वह आपकी चिल्का झील है। जी हाँ दोस्तों, इस क्वेश्चन को आप याद रखिएगा। 2-3 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि हर बार एग्जाम में आते हैं। जैसे पूछ लिया जाता है कि सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन है या सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन है। तो ऐसे क्वेश्चनों को आप जरूर याद किया करिए, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसको आप भी याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि व्हीलर द्वीप कहाँ स्थित है? ओडिशा राज्य में ब्राह्मणी के मुहाने पर, आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी के मुहाने पर, पुलिकट झील के पास में, कि इनमें से कोई नहीं? तो देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करें व्हीलर द्वीप की, तो यह कहाँ स्थित है आपका? तो यह है ओडिशा राज्य के ब्राह्मणी के मुहाने पर। जी हाँ दोस्तों, व्हीलर द्वीप जो है यह ओडिशा राज्य में ब्राह्मणी नदी के मुहाने पर स्थित है, जहाँ पर जो है कि भारत का प्रक्षेपास्त्र परीक्षण परिसर भी स्थित है। तो इसको आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि श्रीहरिकोटा द्वीप कहाँ पर किस राज्य में स्थित है? केरल में है, आंध्र प्रदेश में है, उड़ीसा में है कि कर्नाटक में है? तो देखिए फ्रेंड्स, अगर हम इसकी बात करें कि जो श्रीहरिकोटा आपका है यह आपका कहाँ स्थित है, चलिए 1 मिनट समय आपको देते हैं, उसमें से आप लोग कमेंट करके बताइए कि श्रीहरिकोटा आपका कहाँ स्थित है। तो यह आपका जो स्थित है वह है आंध्र प्रदेश में। जी हाँ दोस्तों, बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आंध्र प्रदेश में पुलिकट झील में अवस्थित है, तो इसको भी आप याद रखिएगा। श्रीहरिकोटा द्वीप जो है वह पुलिकट झील में स्थित है आंध्र प्रदेश के।
चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है एलिफेंटा किस राज्य में स्थित है? गोवा में, कर्नाटक में, महाराष्ट्र में कि गुजरात में? तो देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करें एलिफेंटा के, तो एलिफेंटा की गुफाएं जो हैं वह आपका स्थित है महाराष्ट्र में। तो सी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आ गया, इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। 10 डिग्री चैनल जो है किन दो द्वीपों को अलग करता है? मिनी क्वाई द्वीप को कावारती से, कि अंडमान को निकोबार से, अंडमान को कोको द्वीप से, कि मालदीव को मिनी क्वाई द्वीप से? तो देखिए, अगर हम बात करें इसमें कि जो 10 डिग्री चैनल है वह किन द्वीपों को अलग करता है, तो वह आपका अलग करता है अंडमान को निकोबार से। जी हाँ दोस्तों, बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न चलिए देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि लौटता मानसून भारत के किस राज्य के तटीय भागों में वर्षा करता है? केरल में, गोवा में, तेलंगाना में कि तमिलनाडु में? तो देखिए फ्रेंड्स, अगर हम इसमें बात करें कि जो लौटता मानसून है आपका वह कहाँ पर बारिश करता है, तो वह आपका तमिलनाडु में बारिश करता है। जी हाँ दोस्तों, जो आपका आता है जब लौटेगा तो यह तमिलनाडु में बारिश करते हुए जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि पश्चिमी विक्षोभ किसे कहा जाता है? शीत ऋतु में भूमध्य सागर से उठने वाला शीतोष्ण चक्रवात को, कि ग्रीष्म ऋतु में भूमध्य सागर से उठने वाले शीतोष्ण चक्रवात को, कि हिंद महासागर में उठने वाले दक्षिण पश्चिम मानसून को, कि इनमें से कोई नहीं? तो देखिए, अगर हम बात करें पश्चिमी विक्षोभ के बारे में, तो यह जो है कि शीत ऋतु में भूमध्य सागर से उठने वाले शीतोष्ण चक्रवात को कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका 1 सही हो जाएगा, जिससे कि जो है कि ठंडी के समय में बारिश भी होती है। अभी आप देखे होंगे कि कुछ दिन पहले ठंडी का समय चल रहा है, तो इस समय बारिश भी हुई है, तो वो इसी के कारण हुई है, पश्चिमी विक्षोभ के कारण। तो कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि जो ठंड के समय में बारिश होती है वह किस कारण से होती है, तो वह आपका पश्चिमी विक्षोभ के कारण से होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है भारत के किस भाग में लू नामक गर्म हवाएं चलती हैं? तमिलनाडु में, पूर्वोत्तर में, उत्तर एवं पश्चिमी भारत में, केरल में? तो देखिए, अगर हम बात करें कि भारत के किस भाग में लू नामक गर्म हवाएं चलती हैं, तो वह आपका चलती है उत्तर एवं पश्चिमी भारत में। जी हाँ दोस्तों, आपने देखा होगा कि गर्मी जब आती है तो उस समय, जिस समय आम आपका फरा रहता है, तो उस समय दोपहर के समय में काफ़ी तेज़ हवा चलती है और काफ़ी गर्म हवा चलती है, और लोग कहते हैं कि दोपहर में मत निकलो नहीं तो लू लग जाएगी। तो वही लू हवा चलती है, उसी को जो कि गर्म हवा होती है, और उसमें कभी कभी लोग निकल जाते हैं तो उनकी तबीयत भी खराब हो जाती है, दस्त वगैरह होने लगता है। तो इसलिए लू जो है कि बहुत खतरनाक हवा होती है, उससे नुकसान करती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि अल नीनो किसे कहते हैं? भूमध्य सागर में उठने वाला शीतोष्ण चक्रवात को, अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा को, कि एक जटिल मौसम तंत्र को, कि भूमध्य रेखा के पास क्षेत्र को? तो फ्रेंड देखिए, अगर हम इसमें बात करें कि जो अल नीनो आपका है वो किसको कहते हैं, तो एक जो है कि जटिल मौसम तंत्र को हम लोग अल नीनो कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसके प्रभाव के कारण ही जो अल नीनो आपका होता है, इसके कारण ही संसार के विभिन्न भागों में सूखा पड़ता है, बाढ़ आती है, मौसम की चरम अवस्थाएं आती हैं, मतलब अस्त व्यस्त पूरा स्थित हो जाती है। मौसम जो है कि इस समय मान लीजिए ठंड है और इस समय बहुत ज़्यादा बारिश होने लगी, या गर्मी है तो जो है कि बहुत ज़्यादा तूफान वगैरह आने लगे, या ठंडी में गर्मी होने लगे, गर्मी में ठंडी होने लगे। तो ऐसे जब मौसम अस्त व्यस्त होता है तो उसी को अल नीनो कहते हैं। तो इसको आप याद रखिएगा। अल नीनो क्या होता है, एक सूखा उसकी वजह से आ जाता है, सूखा आता है, बाढ़ आ जाती है, तो यही सब अल नीनो होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि भारत में सर्वप्रथम वन नीति कब घोषित की गई थी? तो देखिए, हमने यह प्रश्न ले लिया है, और यह प्रश्न दोस्तों आपका जो है कि पर्यावरण में भी आ सकता है या तो भूगोल में ही आ जाएगा। जी हाँ दोस्तों, या तो पर्यावरण में पूछ लिया जाएगा या तो आपके भूगोल में आ जाएगा, तो इसलिए हमने शामिल कर लिया है इसको। तो सर्वप्रथम वन नीति कब घोषित की गई थी? तो यह आपका जो घोषित की गई थी 1894 ईस्वी में की गई थी। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर जो है कि आपका सही आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा 1894 ईस्वी। तो सी वाला, वैसे यहाँ पर क्रम गलत है, लेकिन सी वाला
वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 1894 ईस्वी में वन नीति को घोषित किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि भारत में प्रत्येक वर्ष वन महोत्सव कब मनाया जाता है? तो यह आपका 1 जून से 7 जून तक, 1 जुलाई से 7 जुलाई तक, 1 मार्च से 7 मार्च तक, कि 1 जुलाई से 7 अप्रैल तक। तो देखिए, अगर हम इसमें बात करें तो जो आपका वन महोत्सव मनाया जाता है यह आपका मनाया जाता है 1 जुलाई से 7 जुलाई तक। जी हाँ दोस्तों, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 1 जुलाई से 7 जुलाई तक मनाया जाता है। वहीं पर अगर हम पर्यावरण दिवस की बात करें तो वह आपका 5 जून को मनाया जाता है। अगर जनसंख्या दिवस की बात करें तो वह आपका 11 जुलाई को मनाया जाता है। वहीं पर अगर हम ओजोन दिवस की बात करें तो वह कितने तारीख को मनाया जाता है? 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। अगर हम बात कर लें कि जो है आपका पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, तो पृथ्वी दिवस आपका मनाया जाता है 22 बताइए आप, 22 मार्च को मनाया जाता है कि 22 अप्रैल को मनाया जाता है? जल्दी बताइएगा कमेंट करके। इसको हम नहीं बताएंगे क्योंकि 22 मार्च को या तो जल दिवस मनाया जाता है या पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। तो आप कमेंट करके बताइएगा। चलिए, हम दोनों बता दिए आपको कि इनमें से क्या मनाया जाता है। आपको अगर नहीं आ रहा है तो आप गूगल सर्च करिए और कमेंट करके बताइए। वैसे हम इसके जो है कि कमेंट में इसका आंसर दे देंगे, लेकिन आप देख करके कॉपी मत करिएगा। आप जो है कि आप पता करके उसके बाद कमेंट करिएगा। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका आया है कि भारत में गिर शेर परियोजना की शुरुआत कब हुई है? वर्ष 1972 में, वर्ष 1974 में, वर्ष 1976 में, वर्ष 1978 में। तो फ्रेंड देखिए, अगर हम बात करें कि भारत में जो गिर परियोजना की शुरुआत हुई है यह आपका हुआ है वर्ष 1972 ईस्वी में। जी हाँ दोस्तों, ए वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 1972 ईस्वी में गिर परियोजना की शुरुआत हुई थी। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि रेड डाटा बुक कौन जारी करता है? वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर करता है, कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण विकास करता है, कि IUCN करता है, कि UNEP करता है? तो फ्रेंड देखिए, अगर हम बात करें कि जो आपका रेड डाटा बुक जारी करता है वह आपका IUCN करता है। जी हाँ दोस्तों, IUCN जो है यह आपका रेड डाटा बुक जारी करता है। और रेड डाटा बुक में क्या होता है, जो विलुप्त प्राय जो है पशु पक्षी हैं उनकी जो है कि जानकारी इसमें रहती है। जो आपके पौधे वगैरह हैं विलुप्त प्राय हो रहे हैं, उनकी सबकी जानकारी रेड डाटा बुक में लिखी जाती है। तो यही होता है आपका रेड डाटा बुक। तो फ्रेंड्स, ये 30 प्रश्न थे जो कि आपके बिहार शिक्षक भर्ती के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। आप चाहे किसी भी क्लास के लिए तैयारी कर रहे हैं, 1 to 5, 6 to 8 या 9 to 12, कोई भी क्लास हो, सब में जो है कि ऐसे प्रश्न आते हैं और बहुत बार आपके पूछे गए हैं। और जो प्रश्न बहुत बार आए हैं एग्जाम में, उन्हीं प्रश्नों को हमने इस वीडियो में कराया है। तो इस वीडियो को आप अच्छे से देख लीजिएगा। और दूसरी चीज़, हो सके तो आप नोट भी कर लीजिएगा, या नोट नहीं करिएगा तो 2-3 बार रिपीट करके देख लीजिएगा, जिससे कि आपकी अच्छी तैयारी हो सकेगी। और दोस्तों, टेलीग्राम चैनल पर हमको फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर हम क्विज वगैरह भी कराते हैं। और साथ में जब यह वीडियो ख़त्म होती है तो इसका PDF भी वहाँ पर डाल देते हैं, और इसका कोई भी नोटिफिकेशन रहता है तो लिंक भी दे देते हैं। तो इसलिए वहाँ पर फॉलो कर लीजिए, जिससे कि कोई अपडेट रहेगी तो आप तक सबसे पहले पहुँच जाएगी। चलिए, मिलते हैं अगली एक नई वीडियो में। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए, मिलते हैं अगले एक नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।